गुड मॉर्निंग ऑल। डायरेक्शन इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंस। आज हम डेवलपमेंट बायोलॉजी जो यूनिट है उसके बेसिक्स पढ़ना शुरू करेंगे आज से। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी में हमारे सिलेबस में कुछ पहले तो बेसिक्स हैं डेवलपमेंट के। एम्ब्रियो क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे, स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। कुछ स्पेसिफिक मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है जो है हम बातें करेंगे यहाँ पर। और नेट के सिलेबस में जो टोटल 13 यूनिट्स हैं उनमें से ये 5 यूनिट हैं और हर यूनिट का इक्वल वेटेज रहता है बी और सी पार्ट में। सी पार्ट में हर यूनिट से अप्रॉक्सीमेटली 6 या 7 क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो कोई भी यूनिट जो है वो उसको हम कम या ज़्यादा वेटेज का नहीं मान सकते। हर यूनिट इक्वल वेटेज की है, ये ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है हमें। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि या तो कंप्लीट जितनी भी यूनिट्स हैं हम उन सभी यूनिट्स के बेसिक जो हैं वो तैयार कर लें, या फिर हम कम से कम 5 यूनिट्स को बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में तैयार कर लें तो आराम से हमारे सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर हर यूनिट से 6 या 7 क्वेश्चन आ रहे हैं इसका मतलब अगर मैं 5 यूनिट तैयार करता हूँ तो सी पार्ट के अप्रॉक्स 30 to 35 क्वेश्चन जो है वो मेरे तैयार हो जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 30 या 35 क्वेश्चन जो है वो मेरे तैयार हो जाएंगे। और बी पार्ट के लगभग 3 क्वेश्चन जो हैं वो हर यूनिट के देखने को मिलेंगे। 3 या 4 क्वेश्चन हर यूनिट के देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं 5 यूनिट ढंग से तैयार करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 क्वेश्चन मेरे बी पार्ट के जो हैं वो आराम से तैयार हो जाएंगे। ए पार्ट के 5 या 6 क्वेश्चन भी अगर हो जाते हैं और सी पार्ट के 20 क्वेश्चन सही होते हैं तुम्हारे तो 50% स्कोर करना बहुत ही आसान है। और अप्रॉक्सीमेटली अगर कैलकुलेट करके देखते हैं तो स्टार्टिंग ए और बी पार्ट के अगर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं अपन बिना नेगेटिव किए हुए और सी पार्ट के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं बिना नेगेटिव किए हुए तो 60% मार्क्स आ सकते हैं। यानी कि आउट ऑफ 145 सिर्फ 40 क्वेश्चन करने पर 60% मार्क्स आ सकते हैं। तो ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए हमें तैयारी करनी है। डेवलपमेंट बायोलॉजी में बेसिक जो है उससे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तो सवाल ये है कि एम्ब्रियो क्या है। तो एम्ब्रियो सिंपल फर्टिलाइजेशन के बाद से लेकर बर्थ से पहले यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू बिफोर बर्थ जो ऑर्गेनिज्म है उसको एम्ब्रियो कहा जाता है। और इस एम्ब्रियो जो है इसके डेवलपमेंट की स्टडी एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगी। और एम्ब्रियो में जो प्रोसेस है पूरा इसके डेवलपमेंट का वो एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएगा। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंट जो है। बेसिकली डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी में अगर मैं डिफरेंस करूँ तो एम्ब्रियोलॉजी सिर्फ एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रही है। डेवलपमेंट बायोलॉजी जो है वो कंप्लीट पूरे ऑर्गेनिज्म के डेथ तक के जो भी कंसिक्वेंसेस जो भी प्रोसेसेस हैं उनके बारे में बात की जाती है डेवलपमेंट बायोलॉजी में। डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। डेवलपमेंट में ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस, एपोप्टोसिस ये सभी जो प्रोसेस हैं ये इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट से रिलेटेड। ग्रोथ अगर मैं बात करता हूँ तो ग्रोथ सेल्स के नंबर में इंक्रीज होने को भी ग्रोथ कह सकता हूँ, सेल के साइज में चेंज होने को, शेप में चेंज होने को भी ग्रोथ कहा जा सकता है। यानी कि इंक्रीज इन साइज या इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स दोनों ही ग्रोथ से रिलेटेड हैं। और डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ ये टर्म्स काम में ली जाती हैं मोस्ट ऑफ प्लांट के रेफरेंस में कि डिटर्मिनेट ग्रोथ जो है, डिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि ग्रोथ टर्मिनेट हो गई है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में अगर मैं स्टेम जो है, स्टेम के एपेक्स के बारे में अगर बात करता हूँ, शूट्स जो हैं उन शूट के एपेक्स के बारे में बात करता हूँ तो फ्लोरल डेवलपमेंट होने के बाद जो है स्टेम की ग्रोथ जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। यानी कि एपेक्स वाला जो पार्ट है उसमें फ्लावर फॉर्मेशन जो है वो डिटर्मिनेट ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ग्रोथ वहाँ पे टर्मिनेट हो गई है।
या फिर एपिकल जो मेरिस्टेम वगैरह वाले पार्ट हैं वहाँ पर ग्रोथ लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, डिवीजन चलता रहता है, तो वो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। एनिमल्स में भी जो है बोन फॉर्मेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बोन जो है फॉर्मेशन चलता रहता है, उसकी फिनिशिंग होती रहती है, बोन रीमॉडलिंग चलती रहती है। तो ये जो है ये भी एक क्या हुआ, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से ग्रोथ को एलोमेट्रिक या आइसोमेट्रिक टर्म्स जो है ये भी काम में ले जाती है ग्रोथ के रेफरेंस में। एलोमेट्रिक ग्रोथ जो है ये रिप्रेजेंट करती है बेसिकली कि डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट पेस के साथ जो है डिवीज़न कर रहे हैं। या फिर आइसोमेट्रिक ग्रोथ उसको कहा जाएगा जहाँ पर डिफरेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ग्रो विद सेम पेस। मोस्ट ऑफ रेडियल सिमेट्री जो है वहाँ पर आइसोमेट्रिक ग्रोथ का रिजल्ट है। और अगर मैं ह्यूमन के बारे में बात करूँ तो हमारा जो हेड है इनिशियली, उस हेड के जो रीजन है वो पहले एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जो डेवलपमेंट के दौरान, इनिशियल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान हेड वाला पार्ट जो है वो पहले बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है और जो पूरा ट्रंक वाला रीजन है उसकी ग्रोथ बहुत स्लो रहती है। लेकिन उसके बाद जब हेड रीजन पूरा डेवलप हो जाता है तो उसके बाद फिर ट्रंक रीजन की ग्रोथ जो है वो शुरू होती है। तो एलोमेट्रिक ग्रोथ को ये रिप्रेजेंट करता है। फिर हम बात करें डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली मैं कह सकता हूँ, डिफरेंशिएशन का मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन हो जाना, फंक्शन और शेप के आधार पर स्पेशलाइजेशन हो जाना, ये कहलाएगा डिफरेंशिएशन। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं या कोई भी स्टेम सेल्स हैं, वो स्टेम सेल्स अभी तक डिफरेंशिएटेड नहीं हैं। उन स्टेम सेल्स से हमारी बॉडी की कोई और बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं उनका फॉर्मेशन किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे सेल्स डिफरेंशिएट होती जाती है वैसे वैसे उसका जो फेट पॉसिबिलिटीज़ है वो नैरो होती जाती है। और कंप्लीटली जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उन सेल्स की फेट पॉसिबिलिटी जो है बहुत ही नैरोअर हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने इम्यूनोलॉजी में हेमेटोपोइसिस के बारे में बात की थी, तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो हैं वो WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये तीनों चीज़ें बना सकती हैं। लेकिन फिर उससे बनती है लिम्फोइड प्रोजेनाइटर या माइलॉइड प्रोजेनाइटर। तो वो लिम्फोइड प्रोजेनाइटर या माइलॉइड प्रोजेनाइटर जो हैं वो कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स का ही फॉर्मेशन कर सकती हैं। फिर और अगर उससे आगे जाते हैं अपन तो मेगा कैरियोसाइट्स हैं, वो सिर्फ प्लेटलेट्स ही बना सकती हैं। मोनोसाइट प्रोजेनेटर जो हैं वो सिर्फ मोनोस मैक्रोफेजेज या न्यूट्रोफिल्स का निर्माण कर सकती हैं। तो जैसे जैसे डिफरेंशिएशन होता जा रहा है फेट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो भविष्य की संभावनाएं हैं वो कम होती जा रही हैं, उत्तरोत्तर कमी होते जाना भविष्य की संभावनाओं में। एक बच्चा पैदा हुआ तब उसके पास बहुत सी फेट पॉसिबिलिटीज़ है। वो डॉक्टर बन सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, वो किसी भी प्रोफेशन में जा सकता है। लेकिन वो स्कूल में गया, उसने 10th तक पढ़ाई की और उसके बाद फिर वो 11th में आया तो उसने कोई सब्जेक्ट लिया। तो अब उसने अगर साइंस स्ट्रीम चूज़ की है तो फिर उसका फेट जो है वो नैरो हो गया है। अब वो सिर्फ साइंस के फील्ड में ही आगे कुछ कर सकता है। उसने अगर कॉमर्स लिया तो उसी फील्ड में आगे जाएगा, या उसने अगर कोई और सब्जेक्ट चूज़ किया है तो उसी फील्ड में आगे जाएगा। फिर उससे आगे अपन जाते हैं तो कॉलेज में आएंगे तो कॉलेज में फिर और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल साइंस वाला जो है वो या तो मैथ स्ट्रीम को चूज़ करेगा या बायो स्ट्रीम को चूज़ करेगा। फिर MSc में जाएगा तो फिर वो और भी ज़्यादा स्पेशलाइज हो गया, फेट पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा कम हो गई। बायो स्ट्रीम वाला जो है वो फिर स्पेसिफिकली या तो सिर्फ बॉटनी चूज़ करेगा या फिर सिर्फ जूलॉजी चूज़ करेगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फेट पॉसिबिलिटी कम होती जा रही है। तो यही चीज़ डिफरेंशिएशन के दौरान देखने को मिलती है कि जैसे जैसे डिफरेंशिएशन होता जाएगा फेट पॉसिबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। और फेट पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी यानी कि सेल्यूलर स्पेशलाइजेशन होता जाएगा। फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स है वो कम्प्लीटली डिफरेंशिएटेड हो चुकी है, उसकी शेप अलग है, उसकी साइज़ अलग है। और कुफर सेल्स है, हेपेटिक सेल्स हैं, उनकी शेप साइज़ अलग है, उनमें डिफरेंट सेट ऑफ जीन एक्सप्रेस हो रहा है। नर्व सेल में डिफरेंट सेट ऑफ जीन जो है वो एक्सप्रेस
हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन, बेसिकली डिफरेंशिएशन का मतलब ये हुआ कि कोई स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक शेप जो है वो सेल्स को मिल जाना, वो है डिफरेंशिएशन। मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस बेसिकली पैटर्न फॉर्मेशन या डिफरेंशिएशन का ही रिजल्ट है। मैं एक सिंपल अगर शब्दों में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ मॉर्फोजेनेसिस मीन्स क्रिएशन ऑफ फॉर्म, क्रिएशन ऑफ फॉर्म्स कहा जा सकता है मॉर्फोजेनेसिस को। फॉर एग्जांपल अगर मैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बात करता हूँ तो मॉर्फोजेनेसिस जो है एनिमल में जो एम्ब्रियोज हैं उनके अंदर एमबीटी के बाद मॉर्फोजेनेसिस जो है वो विजुअली देखने को मिल सकता है मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन स्टेज के बाद। हम आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बात करेंगे कि ये एमबीटी क्या है, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। तो मोस्ट ऑफ एनिमल जो एम्ब्रियोज हैं उनके अंदर मॉर्फोजेनेसिस बेसिकली रिजल्ट होता है सेल्स जो हैं उन सेल्स के मूवमेंट से। कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन एक्सप्रेस होते हैं, सेल्स सेलुलर मूवमेंट शुरू होता है और मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन जो है ये एक स्टेज है डेवलपमेंट के दौरान एनिमल एम्ब्रियो में, और उसके बाद में सेल्स का मूवमेंट शुरू होता है जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं एम्ब्रियो में। कुछ मॉर्फोजेनिक फील्ड्स जो हैं उनका निर्माण हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कोई एम्ब्रियो है उसके अंदर सेल्स क्लीवेज सबसे पहली स्टेज आएगी। आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे जब जाइगोट का अपन डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब। फॉर एग्जांपल ये वाला जो पार्ट है स्पेसिफिकली ये वाला पार्ट आगे चलकर लीवर बनाने वाला है, या ये वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट आगे चलकर हार्ट से रिलेटेड जो सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन करने वाला है। तो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स फिक्स हो चुके हैं कि भाई ये वाला पार्ट इन फ्यूचर आगे चलकर क्या बनाने वाला है। तो ये डिफरेंट जो रीजन है ये मॉर्फोजेनिक फील्ड कहलाएंगे और एक कंप्लीट जो पैटर्न बन चुका है कि एम्ब्रियो में आगे चलकर क्या क्या बनने वाला है। ये जो पैटर्न बन चुका है, क्रिएशन ऑफ फॉर्म हो चुका है, ये कहलाता है मॉर्फोजेनेसिस। तो एनिमल्स में तो सेलुलर मूवमेंट के द्वारा जो है ये पैटर्न फॉर्मेशन किया जाता है। आगे हम गैस्ट्रुलेशन में सेल मूवमेंट्स या सेल माइग्रेशन पढ़ेंगे डिटेल में। प्लांट्स सेल्स जो हैं माइग्रेशन या मूवमेंट ऑफ प्लांट सेल्स आर रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू अकरेंस ऑफ सेल वॉल। तो प्लांट सेल्स में माइग्रेशन तो नहीं होगा तो फिर वहाँ पर पैटर्न फॉर्मेशन कैसे होगा? तो प्लांट्स सेल्स जो हैं वहाँ पर पैटर्न फॉर्मेशन होगा बेसिकली प्लेन ऑफ सेल डिवीजन के आधार पर। फॉर एग्जांपल वहाँ पर सेल्स जो हैं वो डिफरेंट प्लेन में डिवाइड होंगी और जो सेल ऊपर की तरफ है वो कुछ और बनाएगी, जो नीचे की तरफ है वो कुछ और बनाएगी, इसी तरह जो लेफ्ट में है वो कुछ और बनाएगी और राइट में है कुछ और बनाएगी। तो प्लेन ऑफ सेल डिवीजन के द्वारा पैटर्न फॉर्मेशन किया जाता है। डिफरेंट प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन जो है वो पैटर्न फॉर्मेशन करवाते हैं प्लांट्स में, क्योंकि सेल माइग्रेशन तो प्लांट्स में देखने को नहीं मिलेगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। क्यों देखने को नहीं मिलेगा? क्योंकि चारों तरफ रिजिड सेल वॉल जो है उसकी प्रेजेंस होती है, तो वहाँ पर सेल माइग्रेशन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और एक खास बात और है कि अगर मैं बात करूँ ग्रोथ के अंदर सेल शेप वगैरह में चेंज होने की, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इनिशियल जो डेवलपमेंट स्टेज होती है एनिमल्स में उसको अपन बोलते हैं क्लीवेज। क्लीवेज के दौरान सेल साइज बढ़ना शुरू नहीं होता है, सेल के नंबर्स जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जबकि प्लांट्स में जाइगोट बनने के बाद फर्स्ट सेल डिवीजन के साथ ही सेल का साइज जो है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जबकि एनिमल सेल्स जो है एनिमल्स जो हैं उनके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर क्लीवेज के बाद, क्लीवेज से फिर आगे ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ऑर्गेनोजेनेसिस, ये डिफरेंट स्टेज आएंगे एनिमल्स में डेवलपमेंट के अंदर। तो वहाँ पर जो क्लीवेज है, क्लीवेज के बाद की जो नेक्स्ट स्टेज आती है वहाँ पर सेल्स का साइज बढ़ना शुरू होता है बेसिकली। जबकि प्लांट्स में सेल का साइज इंक्रीज होना इनिशियली ही फर्स्ट सेल डिवीजन के साथ ही शुरू हो जाता है। फिर
अपन बात करते हैं एपोप्टोसिस। ये भी डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है एपोप्टोसिस, क्योंकि जब कोई स्पेसिफिक शेप या साइज देनी है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉर्मेशन करना है, तो वहाँ पर अनवांटेड सेल्स को रिमूव भी करवाना पड़ेगा। और उन अनवांटेड सेल्स को रिमूव करवाने का प्रोसेस जो है वो होगा बेसिकली एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस के द्वारा उन अनवांटेड जो सेल्स हैं उनको रिमूव करवा दिया जाएगा। फिर जो है यहाँ पर अब अपन बात करते हैं कि सेल्स जब डिफरेंशिएट होंगी तो उस डिफरेंशिएशन कैसे होगा उसके बारे में अपन बात करते हैं, क्योंकि एम्ब्रियोनिक जो सेल है, जायगोट वाली जो सेल्स है वो अनडिफरेंशिएटेड है, स्टेम सेल नेचर की है। और जैसे जैसे उसके डिवीज़न से सेल्स बनती जाएंगी उन सेल्स में कुछ न कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन का एक्सप्रेशन होना शुरू होगा। सभी जितनी भी सेल्स हैं एम्ब्रियो की, उन सभी सेल्स में, या फिर मैं अगर बात करूं पूरा जो एडल्ट है उसमें सभी सेल्स जो हैं वो सभी सेल्स में जीनोम एक ही जैसा होता है हमारी सभी सेल्स में। उसके बावजूद भी हार्ट सेल्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शन करती हैं, उनका डिफरेंट शेप है, उनका डिफरेंट साइज़ है। नर्व सेल्स हैं वो डिफरेंट प्रोटीन्स उनके अंदर देखने को मिलती हैं, उनका डिफरेंट फंक्शन है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्रेटरी मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। इसी तरह से लीवर वाली सेल्स जो है उनमें डिफरेंट सेट ऑफ एंजाइम्स एक्सप्रेस होते हैं। तो जायगोट है उसके अंदर भी वही सभी जीन प्रेजेंट है, या जीनोम जो है वो जायगोट वाली सेल का, अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स का, एडल्ट सेल्स का, सभी सेल्स का जीनोम बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसा है और इसे कहा जाता है जीनोमिक इक्विवेलेंस। तो जीनोमिक इक्विवेलेंस होते हुए भी डिफरेंट सेल्स डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स को एक्सप्रेस करती है, और इस जीनोमिक इक्विवेलेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था कुछ साइंटिस्ट के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट ब्रिग और थॉमस किंग जो साइंटिस्ट थे, किंग्स एक्सपेरिमेंट नाम से यह एक्सपेरिमेंट फेमस है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये अर्ली एम्ब्रियो उन्होंने लिया न्यूट का, और उसके अंदर उन्होंने क्या देखा कि जो अर्ली एम्ब्रियो था उस एम्ब्रियो की कुछ सेल्स को निकाला और उनका जो न्यूक्लियस था उसको एक अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर ट्रांसफ़र करवा दिया। और फिर अब न्यूक्लियस ट्रांसफ़र करवाने के बाद और फिर अब उस डिप्लॉयड सेल को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए स्टिमुलेट किया गया, तो नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ और नॉर्मल ऑर्गेनिज्म जो है वो बना। तो ये एक्सपेरिमेंट शो कर रहा था कि अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स जो हैं उनके अंदर जीनोमिक इक्विवेलेंस होता है एग्जैक्ट जायगोट की तरह ही। फिर इयान विल्मुट जिन्होंने डॉली शीप का निर्माण किया, उन्होंने एडल्ट सेल्स के अंदर जीनोमिक इक्विवेलेंस को प्रूव किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया, उन्होंने क्या किया कि एक स्कॉटिश ब्लैक फिश ईव यानी कि एक काले मुंह वाली जो शीप है उसमें से उन्होंने अडर सेल जो है उन एडल्ट अडर जो सोमैटिक सेल्स हैं उनको निकाला। अडर सेल यानी कि जो थन की कोशिकाएं हैं उनको निकाला, और दूसरी तरफ उन्होंने एक डॉर्सेट फिन जो कि दूसरी वैरायटी है शीप की ही, उस डॉर्सेट फिन में से जो है एक अनफर्टिलाइज्ड एग जो था उसको उन्होंने निकाला, और उस एग को न्यूक्लिएट किया गया माइक्रो मैनिपुलेटर के द्वारा। उसमें से एग में से न्यूक्लियस जो है उसको निकाल दिया गया, और वो जो एग था उस एग सेल को प्लेस किया गया। ये एग सेल थी जिसमें से न्यूक्लियस निकाल दिया गया था, और दूसरी ये सेल जो है ये अडर सेल थी जो कि डिप्लॉयड है, और ये सोमैटिक सेल है एडल्ट में से निकाली गई। इन दोनों को इन्होंने पास में रखा और फिर फ्यूज़न करवाया इनका इलेक्ट्रिक शॉक के द्वारा, इलेक्ट्रोपोरेशन जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रो फ्यूज़न करवाया इनका, जिससे कि न्यूक्लियस इस एग के अंदर चला गया।
यानी कि साइटोप्लाज्म एग का और न्यूक्लियस जो है ये साइटोप्लाज्म एग का है, और एग जो है ये एग लिया था स्कॉटिस ब्लैकफिश ईव में से, और ये जो अडर सेल है ये निकाली थी अडर सेल निकाली थी स्कॉटिस ब्लैकफिश ईव में से, और जो एग लिया गया था वो डॉर्सेट फिन शीप का लिया गया था। इनका फ्यूज़न करवाया गया। फ्यूज़न करवाने के बाद जो है ये डिप्लॉइड सेल यहाँ पर बन गई, और इस डिप्लॉइड सेल को इलेक्ट्रिकली शॉक देकर इसको स्टिमुलेट किया गया अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए, और लगभग 7 दिन तक इसको टिश्यू कल्चर मीडिया जो है उसके अंदर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसका किया गया, और ये जो अर्ली एम्ब्रियो जो है वो उसका निर्माण हो गया। और मैमल्स हैं तो इसके एम्ब्रियो में ये वाला पार्ट इनर सेल मास कहलाएगा, बाहर वाला जो पार्ट है ट्रोफो एक्टोडम। तो ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास ये वाली स्टेज जो है एम्ब्रियो की आ गई, और इस एम्ब्रियो को तीसरी शीप या तीसरी भेड़ स्कॉटिस जो ब्लैकफिश ईव थी उसके अंदर इसको ट्रांसप्लांट किया गया। तो न्यूक्लियस जो है वो लिया गया था डॉर्सेट फिन का, एग लिया गया था स्कॉटिस ब्लैकफिश ईव का, ट्रांसप्लांट किया गया स्कॉटिस ब्लैकफिश ईव के यूट्रस के अंदर, और फिर पूरा डेवलपमेंट हुआ और चाइल्ड बर्थ हुआ, डॉली शीप का जन्म हुआ, और वो डॉली शीप जो थी वो सिमिलरिटी शो कर रही थी उस शीप के साथ जिसका कि न्यूक्लियस लिया गया था। तो जिसका न्यूक्लियस लिया गया था उसी का जीनोम जो है, और न्यूक्लियस जिसका लिया गया था वो एडल्ट सेल से लिया गया था, उसके बावजूद भी नॉर्मल शीप जो है वो वहाँ पर डेवलप हुई। तो ये एक्सपेरिमेंट एडल्ट सेल्स सोमेटिक सेल्स के अंदर जीनोमिक इक्विवेलेंस को प्रूव कर रहा था। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो जीनोमिक इक्विवेलेंस के लिए किए गए थे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि सेल्स जो हैं जीनोमिक इक्विवेलेंस ये चीज़ भी प्रूव करता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्मिक एनवायरनमेंट क्या है उस पर भी डिपेंड करता है कि सेट ऑफ जीन जो है कौन सा एक्सप्रेस होगा। क्योंकि सोमेटिक सेल जो निकाली थी उस सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस एग में ट्रांसप्लांट कर दिया, और उसके एग के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स थे, जो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स थे, जो प्रोटीन्स थी, उन्होंने उस न्यूक्लियस वाले जो जीन्स थी उनको स्टिमुलेट किया कि वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जीन्स को एक्सप्रेस करवाए। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर, वो भी यहाँ पर डिटरमाइन करवा रहा है कि विच सेट ऑफ जीन्स विल बी एक्सप्रेस्ड। तो जीनोमिक इक्विवेलेंस बेसिकली यही प्रूव कर रहा है कि जितनी भी हमारी बॉडी की सेल्स हैं, ऑल सेल्स हैव सेम जेनेटिक कंपोजिशन बट एक्सप्रेस डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स, एंड दैट डिफरेंस is determined by their cytoplasmic determinants। या साइटोप्लाज्मिक जो फैक्टर्स हैं उनका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा सेट ऑफ जीन्स जो है वो एक्सप्रेस होगा, और इसी कारण मसल्स के अंदर डिफरेंट सेट ऑफ जीन एक्सप्रेस होता है, हार्ट के अंदर डिफरेंट सेट ऑफ जीन एक्सप्रेस होता है, लीवर के अंदर सेल्स जो है उनमें डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स एक्सप्रेस होता है। ऑल दो जीनोम ऑफ ऑल दीज सेल्स आर सेम,